Hello everyone. Today we studied about the chapter number same, that is the third chapter of civics of class 9, that is electoral politics. हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इलेक्शंस क्यों होना ज़रूरी है ना, या इलेक्शंस जो है वो किस लिए होते हैं, या क्या बनाता है किसी देश को डेमोक्रेटिक, है ना। किस देश को कहा जाता है कि हाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, और किस देश में कहा जाएगा कि जो इलेक्शंस जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। ठीक है, ये तो बात। अब देखो एक उसके बाद है ना, जैसे हमने देखा कि जो हरियाणा के जो लीडर्स थे, अपोजिशन लीडर, कांग्रेस वाज इन पावर, तो उसके बाद फिर लीडर्स बदल गए, है ना। तो लीडर्स के बदलने के बाद है ना लोकदल को 60 सीट्स मिली। ये सब हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में देखा था, है ना। अब आते हैं हम आपकी नेक्स्ट हेडिंग में, दैट क्या इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ये हेडिंग है कि क्या ये सही है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना क्या सही है ना। मतलब जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन होते हैं, क्या वो कॉम्पिटिशन सही है ना। देखो अब आपके दो आंसर्स निकलेंगे, हाँ या ना, है ना। अब देखो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन नहीं होता है तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है इलेक्शन का, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर कॉम्पिटिशन्स नहीं होता है तो इलेक्शन इज़ मीनिंगलेस। किसी भी देश में डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस होते हैं और कंपटीशन नहीं है तो समझ लो इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चुनाव लड़ रही है और वही जीत रही है और उसके अलावा कोई और खड़ा नहीं होता उसके अगेंस्ट में, तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। और अगर कंपटीशन नहीं है पार्टी के बीच में तो इलेक्शन इज़ मीनिंगलेस, कोई मतलब का नहीं है, पॉइंटलेस इलेक्शंस है। ठीक है, और अगर आपका आंसर है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, सही है ना, तो क्या होगा, इसका आंसर आपको निकल के मिलेगा कि ये हमारे देश की एकता, यूनिटी को क्या करता है, कहीं ना कहीं हार्म करता है। फैक्शनलिज्म कई सारे ग्रुप्स को क्रिएट करता है ना। आपने सुना होगा इलेक्शंस ऑफ ग्रुप्स। कई बार ऐसा होता है कि आपस में कई सारी जो कम्युनिटीज़ है, मैं बात करता हूँ SC STs OBC जनरल, इलेक्शंस के टाइम पे जो ये SC ST OBC जनरल जितने भी कैटेगरीज है, राजपूत है ना, या अलग अलग किंगडम्स, उन अलग अलग जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं इलेक्शंस के लिए, है ना, जिसको हम कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स। अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग तरह से दिखाया जाता है कि हमारी कास्ट को आप वोट दीजिए, आप हमारी कास्ट के। तो कई बार क्या होता है, यूनिटी हमारी जो होती है एक तरह से क्या होती है, हार्म हो जाती है, किसके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारी इलेक्शंस है वो मीनिंगलेस होंगे। हमने कई बार देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर सकती है। क्या करती है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी पैसे देती है, ब्राइब करती है लोगों को कि आप हमें वोट दीजिए। कई बार क्या करती है, फोर्सफुली लोगों को कहती है कि हमें वोट दीजिए। कई बार जिसे हम कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, है ना, या कभी कभी बोलती है जो नेता जो अगेंस्ट का पार्टी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स पार्टी खड़ा हुआ है ना, अगर किसी एक्स पार्टी का मेंबर है इलेक्शन में और किसी वाई पार्टी का मेंबर है इलेक्शन में, तो एक्स पार्टी के जो मेंबर्स रहेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, वाई पार्टी इसके मेंबर के कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि ये जो लीडर्स है इसने बहुत करप्शन किया है, इस लीडर्स ने बहुत ये प्रोमिस्कस है ना, नंबर ऑफ थिंग्स बदले। वैसे ही वाई पार्टी के लीडर एक्स पार्टी के लीडर्स को भी इसी तरह से अपोज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में काउंटर एक्शंस होते रहते हैं, है ना। तो जिसके कारण जैसे हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ पावर में आने के लिए क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स करते हैं, जिसके कारण पार्टीज़ के बीच में डर्टी ट्रिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जिसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्शंस जो हो जाते हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। यदि इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमारे देश में जो यूनिटी है ना, या हमारे देश में हम बात करते हैं हमारा देश डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक बात है, बिल्कुल सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। देखो क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होगी, है ना, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स जो है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, है ना। कौन व्यक्ति पॉलिटिशियंस बनना चाहता है, या तो जिनको देश के लिए काम करना रहता है, जो नेशंस को सर्व करना चाहते हैं, देश की भलाई करना चाहते हैं, या तो जो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, दो कारण है किसी का भी लीडर पॉलिटिशियन बनने का, यहाँ मैंने लीडर लिखा है, पॉलिटिशियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो कारण है पॉलिटिशियन बनने का। पहला कारण क्या है, या तो वो देश को सर्व करना चाहते होंगे, या तो वो क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं या अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन बनेंगे। तो अब देखो जो व्यक्ति देश के लिए कुछ काम करना चाहता होगा वो कभी भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति देश के लिए नहीं सिर्फ अपना ही भला चाहता है, अपने ही आपकी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, वो क्या करेगा, डर्टी पॉलिटिक्स
करेगा, है ना। आंसर क्लियर है कि जो लीडर किसी देश के, हमारे देश के लिए काम करना चाहता है वो क्या करेगा, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगा। और जो लीडर हमारे देश के लिए काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ उसको पावर चाहिए, वो क्या करेगा, डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब कि एलिगेशंस लगाना, झूठे झूठे आरोप लगाना कि ये जो लीडर है ये इस तरह का काम करता है, ये प्रोमिस्कस है, कैरेक्टर्स में क्वेश्चन उठाना, उसकी कई सारी करप्शन के बारे में उसको बेफालतू में बताना, है ना। तो क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो डर्टी ट्रिक्स है ना, जो कि गलत है। तो ये जो डर्टी ट्रिक्स है वो कौन से लीडर्स करते हैं, मोस्टली जो अपने आप को पावर में लाना चाहते हो, देश का भला नहीं करना चाहते हो, है ना। ये जेन्युइन है अगर हम देखें तो। होता क्या है, अब एक बात बताओ, जब अगर जो लीडर है ना, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लीडर जो है वो सेल्फिश है और कौन सा लीडर सेल्फिश नहीं है ना। एक क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि कौन सा लीडर सेल्फिश और कौन सा लीडर सेल्फिश और कौन सा लीडर सेल्फिश नहीं है। आंसर सिंपल है, देखो आप हर व्यक्ति को एक चांस देते हो ना, समझ लो किसी ने आपको एक बार धोखा दिया, एक बार माफ कर दिया, दूसरी बार फिर दिया, तो उसको दोबारा आप मौका दोगे नहीं। वैसे ही क्या होता है, जब आपके देश में इलेक्शंस होते हैं तो आपके देश में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने चांस दिया, नंबर 1 है ना, पहली बार 2000 समझ लो फॉर एग्जांपल 2015 में आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को, आई एम नॉट हिटिंग एनीवन पार्टीज स्पेशली, है ना, 2015 को अगर मैंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत गई, ठीक है। 2020 5 साल बाद 2020 में मैंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आप समझ लो ये 2015 में जो पॉलिटिकल पार्टी आई, समझ लो ये एक्स पार्टी है, कोई भी एक्स पार्टी या एबीसी पार्टी, है ना, एबीसी पार्टी। ये जो एबीसी पार्टी है इसको मैंने 2015 में वोट दिया और लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये पार्टी जो थी वो क्या करी, इसने सिर्फ और सिर्फ पावर में आने के लिए ऐसे काम किए कि ये जीत गई। बट जब हमें पता चला 5 साल के गैप में कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तो देश का कुछ काम कर ही नहीं रही है, तो अल्टीमेटली हमने 2020 में एक ऐसी पार्टी को सिलेक्ट किया जो पार्टी देश के लिए काम करना चाहती हो, है ना। क्या होता है कि जो लीडर्स है किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें देश के लिए काम करना है या हमें सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते रह जाना है। एक बेसिक क्वेश्चन है ना, कौन इनके ऊपर रूल करेगा, कौन इनको देखेगा। अगर एक बार ये गवर्नमेंट में आ गए, एक बार अगर ये पॉलिटिशियन बन गए और एक बार अगर ये मिनिस्टर बन गए, तो इनके ऊपर देख रेख कौन करेगा। अगर आज मोदी सरकार काम करती है तो मोदी सरकार से पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने वाले लोग भी होते हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, ये जो आपने लॉज बनाए हैं या आपने इतने सारे पैसे इस्तेमाल करे हैं, या उसका क्या काम हुआ, क्या रिजल्ट निकला, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन कौन पूछता है इनडायरेक्टली, हम सिटीजन, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं पार्लियामेंट में और वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हम उनकी सरकार गिरा देंगे, है ना। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर वो लीडर सिर्फ अपना ही फायदा देखेगा, अगर वो पॉलिटिशियन अपनी सरकार बनाने का बाद सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखेगा, तो क्या करेंगे वो, कहीं ना कहीं अगले 5 साल बाद के इलेक्शन के बाद हम उसकी क्या करेंगे, गवर्नमेंट को गिरा देंगे। तो क्लियरली आंसर क्या है कि हर बार, कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस डर के कारण, भले ही उनको अपनी सेल्फिश को पूरा करना हो, इस डर के कारण वो देश का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं अगले बार फिर हम पावर में आ जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर दे डू वर्क फॉर आवर नेशन, ठीक है। पहली बात आपकी बुक में यही है कि अगर इसको इस तरह से समझो कि अगर मार्केट में, है ना, अगर शॉपकीपर अगर हम जाते हैं किसी शॉप में और शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया आप एक स्पेसिफिक जो मटेरियल या गुड है आप हमें दो, अगर उसका गुड या मटेरियल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना, अच्छा नहीं रहा, बोला इसकी क्वालिटी खराब है, हमने पहली बार ले लिया, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, क्योंकि क्या पता उसका मटेरियल अच्छा ना लगा हो हमें, है ना। तो क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है। तो वैसे ही जब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जनरेट हो जाते हैं। जब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जनरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, हम या तो इसको चुनेंगे, या तो इसको चुनेंगे, या तो इसको चुनेंगे, कोई ना कोई एक पार्टी तो अच्छी होगी, है ना, जो देश के काम करना चाहती होगी। और कई बार ऐसा भी होता है, एक जो शॉपकीपर रहता है वो इस डर के मारे व्यक्तियों से अच्छी से बात करता है। कई बार आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं, भले ही कितना भी बेकार कंज्यूमर क्यों ना जाए, उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, हाँ ये सर ये करिए वो करिए, है ना। तो शॉपकीपर्स ऐसा क्यों करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आए और उनकी जो डिमांड है, उनकी जो शॉप की डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉपकीपर्स अच्छा मटेरियल हमें दे रहे हैं, इस कारण क्या हो रहा है, हम ज़्यादा उसके पास जा रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, पॉलिटिकल वहाँ फ़ायदा शॉपकीपर का ही हो रहा है ना, शॉपकीपर हमारे से इतना ज़्यादा
जो हमारे 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 को क्या कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए बटरिंग कर रहा है, या हमारी इतनी तारीफ कर रहा है, या हमारे को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसका रीजन क्या है? उसको पैसे का फायदा होगा शॉपकीपर को। सिमिलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे लिए इतना सारा काम कर रही है, या हमारे लिए जो भी काम करती है, उससे क्या फायदा रहता है? पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है? कि वो अगले 5 साल के बाद फिर इलेक्शन जीत सकती है। तो दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग अ वेरी क्लियर डाउट ऑफ योर्स दैट क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन में कंपटीशन नहीं होगा डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो जो इलेक्शन है वो मीनिंगलेस है। एक अकेला दौड़ेगा और एक अकेला ही जीतेगा। और अगर कंपटीशन होता है तो हाँ, कहीं ना कहीं हमारे देश को हार्म किया जाता है, यूनिटी को, फैक्शनलिज्म, गुट क्रिएट हो जाते हैं इवन आफ्टर दैट। इस गुट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस ड्रॉबैक को कैसे सॉल्व किया जाएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ये डिसाइड किया है कि जो हमारे लीडर्स हैं, है ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, 2 तरह के होते हैं। या तो वो हमारे देश का भला करना चाहते हैं पहली बात, या तो वो क्या करते हैं, अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं। अब जो अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं वो कैसे देश के लिए काम करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया है? इलेक्शन। क्या क्रिएट किया है? इलेक्शन, जो कि क्या होते हैं? रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका कि हाँ, किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल इलेक्शन कंपटीशन जो है वो होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता है तो क्या होगा? डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शन का कोई मतलब ये मीनिंगलेस हो जाएगा पहली बात। और अगर इलेक्शन होते हैं तो कई बार यूनिटी क्या होती है? हार्म हो जाती है, कई बार फैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाती है सोसाइटी। लेकिन उसको भी देखने के लिए, उसको भी चेक करने के लिए क्या किया है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? एक बहुत सिंपल सी चीज क्रिएट करी है जिसको कहा जाता है रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस होते हैं, है ना। हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि क्या बनाता है किसी देश के इलेक्शन को? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ऐसा इलेक्शन जो कि हर रेगुलर इंटरवल्स में हो, टाइम टू टाइम पीरियड्स में हो। तो सिमिलरली रेगुलर इंटरवल्स में जब कोई इलेक्शन होता है तो क्या होता है? वो इलेक्शन बहुत ज्यादा क्या रहता है? फायदेमंद रहता है। और इससे क्या होता है? जो लीडर, भले ही वो इस चीज के लिए आया हो चाहे इस चीज के लिए आया हो, क्या करता है? कहीं ना कहीं वो डरता है कि हाँ, हमें देश के लिए काम करना है, नहीं तो हमारे हाथ से क्या चली जाएगी? पावर चली जाएगी। ठीक है, सो दिस मच ऑफ योर दिस हेडिंग इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम है ना। इंडिया में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम है, जो इलेक्शन है वो किस तरह से होते हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहेंगे तो क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे को देखती रहेगी और कहीं ना कहीं देश का जो है वो डेवलपमेंट करने वाले काम नहीं करेगी, है ना। जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ऑफ नेशन, दे विल नॉट डू इफ द इलेक्शन इज नॉट देयर। तो सिमिलरली हम ये देखेंगे कि हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम जो है वो किस तरह का है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, नाउ what is the basic importance of democratic election? That election is happen in regular intervals. जो elections होते हैं वो एक specific regular intervals में होते हैं। Similarly in India that elections is happen in regular intervals of 5 years. हर 5 साल बाद हमारे देश में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं। नंबर 1, जिससे क्या होता है? हम बदल सकते हैं पार्टी को। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम नहीं करती, हम क्या करते हैं? अगली बार उसको बदल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? हमारे देश में इलेक्शंस जो है वो 2 लेवल्स में होती है। एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, में से 3 लेवल्स में होते हैं। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जब मैं बात करता हूँ सेंट्रल लेवल की, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो वो कौन सा इलेक्शन है? सेंट्रल, मतलब कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, लोकसभा इज एन हाउस ऑफ कॉमन्स, जहाँ क्या हम अपने आप से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टेट इलेक्शन असेंबली की, जिसे कहा जाता है विधानसभा। स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है? विधानसभा फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स लोकसभा में हम भेजते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एमपी। मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द पीपल्स हु रिप्रेजेंट द पर्सन्स हु रिप्रेजेंट देयर सिटीजन्स, इलेक्टोरल सिटीजन्स in Lok Sabha is known as member of parliament, whereas the citizens who represents their citizens or electoral at state level in Vidhan Sabha is known as member of legislative assembly. Now this much I have made myself clear.
कि लोकसभा के जो मेंबर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए। अब आपको दिख रहा होगा आपके सर ने यहाँ लिखा है 230 दिख रहा है ना। ये जो 230 है ना, ये मध्य प्रदेश के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मींस विधानसभा की सीट्स है। भले ही हमारे बुक में कहीं ना मेंशन हो, बट आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे जो राज्य में है 230 क्या है, विधानसभा सीट्स है। अब ये जो सीट्स है वो किस तरह से पता लगाई जाती है वो हम नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे। देखो इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वैसे कई तरह के होते हैं, बट बेसिकली आप लोग देख लो जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो होता है ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होता है जो रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब हर 5 साल में होता है, ठीक है। एक इलेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन। बाय इलेक्शन में क्या होता है, या तो कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, या तो कोई व्यक्ति या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब अपने पद से इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, व्हेन ही ड्रॉप हिज रेजिग्नेशन एट विधानसभा ऑफिस, देन द सीट्स गेट वैकेंट, सीट खाली हो जाएगी, और जैसी सीट खाली होगी क्या होगा, उस सीट के लिए इलेक्शंस होंगे। कहाँ, विधानसभा इलेक्शंस होंगे उस स्पेसिफिक सीट के लिए, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, बाय इलेक्शन। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है अनोनिमसली, अज्ञात रूप से, तो क्या होगा, जैसे उसकी डेथ होगी वो सीट भी वैकेंट हो गई। अब वो जो जब सीट वैकेंट हुई है तो क्या होगा, उसके लिए भी इलेक्शन होंगे, उसी भी क्या कहा जाएगा, बाय इलेक्शन। जैसे हमारे स्टेट ऑफ एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में 28 सीट्स जो है, उस 28 सीट्स के लिए क्या हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है। 2020 मध्य प्रदेश स्टेट में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है ना, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और कमलनाथ सरकार के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, इस पॉलिटिकल ड्रामे ने क्या किया, बाय इलेक्शन कराने की क्या कर दी, एक तरह से बाय इलेक्शंस होने लगे। इस बाय इलेक्शन का रीजन क्या है, क्योंकि कई सारे मेंबर्स ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, और कई सारे मेंबर्स ने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं अपने रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके चलते क्या हुआ, या पार्टी चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये जो सीट्स है वो खाली हो गई, ठीक है। तो बाय इलेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली क्या है, हमारे एमपी में जो चल रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली होंगे अक्टूबर, 9 अक्टूबर को जो है आपकी फॉर्म फिलिंग डेट है, जो मेंबर्स होंगे वो फॉर्म भरेंगे। तो क्या है कि जो 28 मेंबर्स के लिए जो है वो सीट्स खाली है, 28 पीपल जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आएंगे। अब यहाँ मैंने एक वर्ड कहा जिसका मतलब, जिसको क्या कहा मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पॉपुलेशन के बेसिस में, मतलब समझ लो अगर मैं बात करता हूं आपको, देखो बेटा आपको ये दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप। देखो क्या होता है कि इतने बड़े देश में इलेक्शन कराना, या इतने सारे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को वोट दो। समझ लो अगर मैं बात करता हूं कि हमारे लोकसभा की 543 सीट्स है, तो 543 सीट के लिए हर एक व्यक्ति हर 543 मेंबर्स को वोट नहीं देता है ना, जो चुने गए हैं उन 543 मेंबर्स को वोट नहीं देता है, ठीक है। क्या करता है वो जो 543 मेंबर्स है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इलेक्शन के टाइम पे देश को कई भागों में बांट दिया जाता है ना। इलेक्शन के टाइम पे देश को कई भागों में बांट दिया जाता है, स्टेट्स को भी कई भागों में बांट दिया जाता है। आपकी बुक में है, ठीक है, आपकी बुक में है टोटल, जैसे एमपी की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की वो 29 है। 29 एमपी की क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा। तो देखो कई पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये जो कई पार्ट्स है उनमें क्या कर दिया जाता है, एक स्टेट नेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो देश को कई सारी पार्टिकल पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और जब इन कई सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, उसी पार्ट्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव निकलेगा, ठीक है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रहती है वो किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 10,000 लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एक 10,000 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर को चुनते हैं। वैसे ये जो नंबर है वो ज्यादा है, 10,000 नहीं है, ज्यादा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रहती है वो 10,000 लोगों को चुनती है, ठीक है। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लीडर है उसको 10,000 लोग चुनते हैं, या सिलेक्ट करते हैं, या इलेक्ट करते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली व्यक्ति कहाँ बैठता है, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस की अभी बात चल रही है, जब पूरे नेशन को डिवाइड किया तो क्या हुआ,
पॉपुलेशन के बेसिस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग जगह से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग रीजन से क्या जाते हैं, मेंबर्स जाते हैं, जो क्या करते हैं 543 सीट्स को भरते हैं। अब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा, मैंने आपके टीचर ने जो है यहाँ लिख दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, एक सीट। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक सीट या एक ही मेंबर इलेक्ट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 मेंबर इलेक्ट नहीं होते। यहाँ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है 543 सीट्स, मतलब कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर सिलेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे मध्य प्रदेश में जब क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, बेटा आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सिमिलरली जब अगर मैं बात करता हूं, सॉरी समहाउ इसी तरीके का दिखता है एमपी। देखो ये ग्वालियर इस तरफ है, इसको भी कई पार्ट्स में, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तब डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा जाता है, जब इलेक्शंस होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, तब डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देखे जाते, तब कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिख रही है, ये जो मैंने इस तरह का बना दिया, जरूरी नहीं है जैसा मैंने बनाया एग्जैक्टली वही हो, बट हाँ इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं। मतलब ये नहीं कि जबलपुर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, नहीं, जबलपुर ना तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना तो डिस्ट्रिक्ट। जबलपुर के अलग अलग रीजन्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, या एमपी के कई रीजन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सिमिलरली जैसे लोकसभा में होता है वैसा ही विधानसभा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे एमपी में टोटल 230 सीट्स है विधानसभा की। 230 सीट्स में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब सिमिलरली आंसर क्या हुआ, अपेरेंटली द आंसर इज दैट कि हमारे देश में क्या है, कितनी हमारे एमपी में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि 230 सीट्स है मध्य प्रदेश में विधानसभा की, ठीक है। तो क्या होता है, हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं लोकसभा और विधानसभा में, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं, और वो हमारे क्वेश्चंस पार्लियामेंट में रेस करते हैं। जैसे ही रेस करते हैं, है ना, रेस करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है तो रेस करते हैं, और ये जो इलेक्शन है वो 5 साल में होते हैं। ये जो 5 साल के इलेक्शन रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्री की डेथ हो गई, या तो मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, या मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो क्या होता है, वो सीट वैकेंट या खाली हो जाती है। जैसी सीट वैकेंट या खाली होगी, क्या होगा, बाय इलेक्शन होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल रिसेंटली एमपी का है, 28 सीट्स के लिए बाय इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि एक देश को कई पार्ट्स में इलेक्शन के टाइम पे डिवाइड कर दिया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे कई पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब कि इस तरह से देखा जाए कि 5 लोग, मतलब कि एग्जाम्पल में समझो कि 10,000 लोग एक व्यक्ति को चुने, है ना। अगर समझ लो किसी देश की क्या कितनी पॉपुलेशन है, 50,000। अब 50,000 पॉपुलेशन में आप इलेक्शन करवा रहे हो, तो क्या करोगे, आप पूरे देश को अलग अलग पार्ट्स में इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन में डिवाइड कर दोगे। जैसे ही उसको डिवाइड करोगे, समझ लो 5,000 है ना, 5,000 में अगर आपने क्या करा, सॉरी 50,000 है, अब 50,000 में आपके पास आपके पास कितनी सीट्स है, लोकसभा की 5 सीट्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 सीट्स है, तो आप क्या करोगे, एक सीट के लिए 10,000 लोगों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो, क्योंकि 10,000 व्यक्ति एक व्यक्ति को चुनेगा, 10,000 व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुनेगा, 10,000 व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, मतलब कि वो जो 10,000 है वो प्रपोर्शन बन जाएगा एक व्यक्ति को चुनने का। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन के टाइम पे बनाई जाती है, इलेक्शन के लिए बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस में, अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस में क्या होता है, लोग चुने जाते हैं। और वो लोग कितनी सीट्स फॉर्म करते हैं इंडिया की लोकसभा में, 543, वेयर एज एमपी में 230 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो यहाँ आपका क्या, व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम क्लियर होता है। हमारे देश में रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाई, व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। आज हमने 2 हेडिंग्स पढ़ी। नंबर 1 हेडिंग क्या थी आपकी, कि इज इट इज गुड कॉम्पिटिशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिशन जरूरी है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अच्छा है, पहला हेडिंग ये थी। दूसरा क्या था, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम
व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, है ना ये। उसके बाद हमने आज देखा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। इंडिया में लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली मध्य प्रदेश में 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में क्या बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका व्हाट इज इलेक्शन सिस्टम और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज खत्म होता है। अब एक बात, एक सिंपल सी बात, क्या होता है कि इलेक्शन कराने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं क्या प्रिपेयर करनी पड़ती है, इलेक्टोरल रोल्स, मतलब कि वोटर लिस्ट। अब ये जो वोटर लिस्ट है वो कैसी बनाई जाती है, इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, और जो हम बात करते हैं वोटर आईडीज की, वो वोटर आईडीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, है ना, जिसे कहा जाता है एपिक, आपका जो वोटर आईडी रहता है। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के 2 टॉपिक और खत्म होते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए और बेटा मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, ठीक है। तो आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ गए क्या होता है, हमें इलेक्शंस, हमारे देश में किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, कितने तरह के इलेक्शंस होते हैं, कितने इंटरवल्स में होते हैं, कि कहाँ जो हमारे देश में इलेक्टोरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। देखो इलेक्शंस जो है वो राज्यसभा में भी होते हैं, है ना, राज्यसभा में भी होते हैं, और कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद भी है। बट वहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा और बढ़ा ही लेते हैं हम इस वीडियो को। होता क्या है कि जिस तरह से सेंटर और स्टेट में इलेक्शंस होते हैं ना, अभी एक नया टॉपिक याद आया मुझे, जिस तरह से सेंटर और स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, वैसे ही क्या होता है, पंचायत, है ना, पंचायत और कहाँ इलेक्शंस होते हैं, अर्बन एरियाज, मतलब कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या एमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड, है ना, जो भी, या आप उसको नगर निगम भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, जिस तरह से हमारे देश को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है ना, वैसे ही क्या होता है, एक शहर को, है ना, जब नगर निगम और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं तो एक शहर और एक गांव को कई वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जब इसको कई वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या होता है, हर एक वार्ड से क्या निकलता है, पार्षद निकलता है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, पार्षद। वो जो पार्षद रहता है वो क्या करता है, हमारे लिए काम करता है। तो हम एक वार्ड से एक व्यक्ति निकलता है, तो क्या मतलब है कि एक वार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सीट, ठीक है। तो यहाँ आपका पंचायत वाला भी खत्म होता है कि पंचायत और अर्बन एरियाज, मतलब नगर निगम, नगर पालिका में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, बस उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाते हैं, ठीक है, वार्ड्स कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल वार्ड नंबर 6, या अगर मैं बात करूं मोहम्मद हामिद अब्दुल्ला वार्ड, या अगर मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी वार्ड, तो अलग अलग लीडर्स के नाम पे भी कई बार वार्ड्स के नाम रखे जाते हैं। और हर वार्ड में क्या रहता है, अलग अलग क्या रहता है, एक तरह से पार्षद रहता है जो क्या करता है, हमारे लिए काम करता है, कहाँ बैठ के, नगर निगम की, क्या, या तो नगर निगम के पार्लियामेंट की जैसे बैठते हैं जब ये लोग मीटिंग में नगर निगम के बोर्ड में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड में, वैसे ही क्या होता है पंचायत में जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं उसमें भी गांव में अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। जब ये अलग अलग वार्ड में बढ़ जाते हैं ना ये गांव, तो जब पूरे लोग बढ़ जाते हैं उसके बाद एक ग्रुप फॉर्म होता है, फिर उसके बाद सरपंच को चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और मुझे सेंड करिए।